हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बालक एकदम बड़े होंगे और एकदम मस्त होंगे, एक शानदार जबरदस्त होंगे। क्या हाल चाल है तुम सबके। सबसे पहले तो भैया वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला और पीडब्ल्यू हिंदी मीडियम के तुम्हारा जो उदय बैच का चैनल चल रहा था, उदय बैच का जो सेशन चल रहा था उसमें हम गणित की जो हमारी क्लास है उसका अगला लेक्चर, अगला चैप्टर लेकर आ चुके हैं। और भैया इस लेक्चर में हम बिल्कुल नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। बिल्कुल शुरुआत से, बेसिक से हम इस नए चैप्टर को पढ़ेंगे। क्लास 10th में तुम इस चैप्टर के बारे में पहली बार पढ़ने जा रहे हो, ठीक है। और क्लास 10th में, मतलब सॉरी, क्लास 9th में तुम इस चैप्टर को पहली बार पढ़ने जा रहे हो और क्लास 10th में भी ये चैप्टर जो है वो तुम्हारे बड़े काम आने वाला है, ठीक है। अब भैया कौन सा चैप्टर है? चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सर कहेंगे सर आप हिंदी मीडियम में पढ़ा रहे हो, इंग्लिश में लिख के लाए हो। अरे भैया देखो, इंग्लिश में इसे बोलते हैं क्या? इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और इंग्लिश में बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। तो ये चैप्टर बच्चों तुम लोगों के लिए बहुत ज्यादा इजी, मतलब मैं बताऊं तो क्लास 9th का सबसे ज्यादा इजी चैप्टर यही है, ठीक है। क्लास 9th का सबसे ज्यादा इजी चैप्टर यही है। मतलब पूरी क्लास 9th की अगर मैं बुक उठाऊं, ठीक है, तुम्हारी क्लास में अभी के सिलेबस के हिसाब से देखें सीबीएसई के तो 12 चैप्टर है, ठीक है। उन 12 में से सबसे इजी चैप्टर कौन सा है? सबसे इजी चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। मतलब इससे ज्यादा इजी चैप्टर इस पूरी बुक में अगर कोई है तो वो केवल है वो इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, और उसे भी समझने में भाई घंटों चले जाते हैं। लेकिन ये चैप्टर सबसे ज्यादा इजी चैप्टर है, सबसे ज्यादा आसान चैप्टर है। और ये चैप्टर तुम्हारा एज इट इज, ठीक है, इसी नाम के साथ क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 भी यही है, ठीक है। तो यानी कि ये चैप्टर जो है वो तुम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? ये चैप्टर तुम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि क्लास 9th में तो ये चैप्टर है ही है। मतलब क्लास 9th में तो ये चैप्टर आएगा ही आएगा हर हालत में तुम्हारे। और इसके अलावा क्लास 10th में भी ये चैप्टर पूरा का पूरा एज इट इज इस्तेमाल होने वाला है। तुम इस चैप्टर में जो जो चीजें पढ़ोगे, जो जो एक एक चीज तुम पढ़ोगे, वो सारी चीजें इस्तेमाल होंगी क्लास 10th में, ठीक है। हो सकता है जो चीजें तुम क्लास 9th में पढ़ो वो क्लास 10th के बोर्ड के एग्जाम में 1 मार्क में आ जाए, ठीक है। तो सारी जितनी भी चीजें हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं बच्चों, सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं बिल्कुल बेसिक से और बेहतरीन तरीके से तुम्हें सारी चीजें समझाता हुआ चलूं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। देखते हैं इस चैप्टर में हमारे पास पढ़ने के लिए क्या क्या है। हमारे पास सबसे पहले भूमिका, जहां पर हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। भैया किसी नए आदमी से मिलते हैं तो सबसे पहले क्या लेते हैं? उस नए बंदे का इंट्रो लेते हैं। तो यहां पर हम बात करेंगे इंट्रो के बारे में कि भाई ये कौन है, क्यों है, क्या है ये, क्यों है ये, हाँ मगर जो भी है बड़ा अच्छा लगता है। इंट्रो के बाद बात करेंगे कार्तीय पद्धति के बारे में, जो कि इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और इस पूरे चैप्टर में हमें इसी के बारे में पढ़ना है। इस पूरे चैप्टर के में हमें इसी के बारे में पढ़ना है, कार्तीय पद्धति यानी कि कार्टेशियन सिस्टम। जो भी कुछ होगा वो इस पद्धति के अंदर होगा, जो भी कुछ होगा वो इस सिस्टम के अंदर होगा, ठीक है। और लास्ट में हमारे चतुर्थांश, ठीक है। और इन पर आधारित प्रश्नों को तो हम देखेंगे ही देखेंगे। तो बिना किसी देरी के, बिना कोई टाइम गवाए सीधा शुरुआत करते हैं और चैप्टर की, और स्टार्टिंग करते हैं हम सीधा हमारी भूमिका से यानी कि इंट्रोडक्शन से, ठीक है। तो देखो भाई, अब अगर मैं तुम्हें समझाऊं कि भैया जो ये हमारी निर्देशांक ज्यामिति है ये है क्या, तो तुमने देखा होगा कि यार तुम्हारे जो अगर तुम लोग टीवी वगैरह देखते हो, ऑब्वियसली तुम देखते होगे, ठीक है। तो तुमने कुछ पिक्चरों में, कुछ मूवीज में तुमने ऐसा देखा होगा, कुछ वेब सीरीज में तुमने ऐसा देखा होगा कि यार वो लोग है ना मैप पे एक डॉट दिखाते हैं, ठीक है। वहां पे मैप लगा होता है, मैप पे एक डॉट लगा होता है, उस डॉट के ऊपर लिखा होता है कुछ ऐसा 28.95 कॉमा 79.28 डैश, ठीक है। कुछ ऐसा लिखा रहता है वहां पे, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्या है? और उन्हें क्या लगता है, वो सिर्फ इस क्या देखते हैं, वो इन्हें देखते हैं, एक सिस्टम में डालते हैं, ठीक है। और उन्हें उस जगह की लोकेशन मिल जाती है जहां पर मैप पर वो डॉट दिख रहा होता है ना। या फिर हमारे जो एयरप्लेन्स उड़ते हैं, ठीक है। अब एयरप्लेन्स उड़ते हैं भाई, सड़क पे गाड़ियां चलती हैं, ठीक है। इधर से एक गाड़ी चल रही है, इधर से एक गाड़ी चल रही है, ठीक है। बीच में भैया रेड लाइट है तो दोनों गाड़ियां रुक जाएंगी, है ना, सीधी सी बात है। अब सड़क पे भी लोग बाग रेड लाइट तोड़ के एक दूसरे की गाड़ी में गाड़ी भिड़ा देते हैं, ठीक है। वो तो फिर भी आसमान है ना, वहां तो रेड लाइट है ही नहीं।
आसमान में तो रेड लाइट है ही नहीं ना कोई, नीचे जमीन पे रेड लाइट होने के बावजूद लोग बाग एक दूसरे की गाड़ी में गाड़ी भिड़ा देते हैं, ऊपर आसमान में तो भाई साहब रेड लाइट है ही नहीं। वहां क्या होता है भाई, वहां क्या होता है? तो देखो भैया वहां पर भी यही होता है कि भैया जब दो प्लेन उड़ रहे होते हैं, एक प्लेन यहां पर है, ठीक है, एक प्लेन यहां पर है, इसकी कुछ पोजीशन होगी, इसकी कुछ पोजीशन होगी, ठीक है, और नीचे जो तुम्हारे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो होते हैं, एसीटी होता है या फिर ऐसी कुछ करके उनका नाम होता है, एटीई एटीसी ऐसे कुछ करके, हाँ एटीसी, एटीसी जो होता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल डिपार्टमेंट, भैया वो तुम्हारा देखता रहता है कि भैया तुम्हारे जो दोनों प्लेन हैं वो अलग अलग डिफरेंस पर हैं, ठीक है, मतलब एक कम हाइट पे एक ज्यादा हाइट पे, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे से निकल जाएंगे, ठीक है। या फिर अगर भैया दोनों बिल्कुल सेम हाइट पे हैं, बिल्कुल एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, और थोड़ी देर में आके क्या होगा, बूम हो जाएगा, तो वो बूम होने से पहले वो बोल देते हैं कि भैया एक काम करो, या तो तुम थोड़ा ऊपर चले जाओ या तुम थोड़ा नीचे चले जाओ, ताकि भैया तुम दोनों एक दूसरे के ऊपर से निकल जाओ। तो जनरली वो यही करते हैं, ठीक है। लेकिन उन्हें पता कैसे चलता है, भैया प्लेन तो कंटिन्यूस उड़ रहा है, प्लेन तो कंटिन्यूस उड़ रहा है, तो उसकी पोजीशन का पता कैसे चलता है कि अभी ये जो प्लेन है ये दिल्ली से उड़ा है, ठीक है, अब ये पहुंच गया भैया कहां, हरियाणा के ऊपर, अब ये हरियाणा क्रॉस करते करते पहुंच गया भैया तुम्हारा हिमाचल के ऊपर। ये पता कैसे चलता है उन्हें, ठीक है, पता कैसे चलता है? अभी तो मैं स्क्रीन के बाहर पहुंच गया था, ठीक है, हरियाणा का तो पता नहीं, मैं स्क्रीन के बाहर जरूर पहुंच गया था। हाँ, अब देखो ये पता कैसे चलता है, तो ये पता चलता है कि हम उस प्लेन को मान लेते हैं एक पॉइंट, ठीक है, और उस पॉइंट की पोजीशन का पता लगाते रहते हैं हम। अगर हम पूरी हमारी अर्थ को एक मैप मानकर, प्लेन मानकर, उसमें उस पॉइंट की पोजीशन का पता लगाते रहते हैं, ठीक है। अब तुम कहोगे सर ये पॉइंट की पोजीशन का कैसे पता लगाते हैं? तो ये पता लगाने का जो तरीका था वो इन महाशय की देन है, ठीक है। ये है हमारे रेने देकार्ते, इनका नाम है रेने देकार्ते, ठीक है। नाम में हो सकता है मैं गलती से स्पेलिंग में मिस्टेक कर दूं, लेकिन ऐसे ही कुछ नाम है इनका, रेने देकार्ते। अगर मिस्टेक हो जाए तो क्षमा कर देना, नाम समझ जाओ, हिंदी में नाम बता रहा हूं, रेने देकार्ते इनका नाम है, ठीक है। अब था क्या कि इन भाई साहब को थोड़ा आराम करना ज्यादा पसंद था, आराम करना ज्यादा पसंद था। इसका मतलब ये नहीं था कि ये आलसी थे, नहीं नहीं, आलसी नहीं थे गुरुजी। ये क्या थे भाई साहब, इन्हें लगता था कि जब ये लेटे रहते हैं, जब ये स्थिर रहते हैं, तो ये अपने दिमाग को ज्यादा अच्छे से चला पाते हैं। तो जनरली ये क्या करते थे, अपने बारे में जो भी सारी ये चीजें सोचते थे, जो भी सारी ये चीजें बनाते थे, लिखते थे, ये जनरली आराम से लेटकर सोचकर तब उस पर विचार करके तब बनाते थे, ठीक है। आलसी नहीं थे तुम लोगों की तरह, जैसे तुम सोच रहे हो कि अरे ये तो हमारे जैसे निकले भाई, हमें भी सर लेटना बहुत पसंद है, मुझे मजा आता है सर, पूरे दिन लेटा लो, सोने में मजा आता है मुझे। नहीं भाई, वैसे नहीं थे, ठीक है। इनका ये था कि यार हाँ, अगर मैं लेटा हुआ हूं तो मेरा दिमाग जो है वो सबसे ज्यादा एफिशिएंसी से काम करता है, ठीक है। तो ये क्या करते थे, जनरली लेटे लेटे ही सारी चीजें करने की कोशिश करते थे। तो एक दिन ये ऐसे ही लेटे हुए थे, ठीक है, इन्हें छत पे देखा, ओहो, तो इन्होंने छत को समझा प्लेन, वही है ना। अब न्यूटन के सर पे एक एप्पल गिरा, एप्पल तो भाई बहुत लोगों के सर पे गिरा होगा, लोगों के सर पे पत्थर गिर गए, है ना, लोगों के सर पे लोगों की बॉल मुंह पे आके लग गई, तब नहीं उन्होंने ग्रेविटी निकाली, लेकिन न्यूटन थे, है भाई। वो होता है ना कि दिमाग में आइडिया आना चाहिए, हर किसी के आता है, लेकिन कोई जो बंदा उस पर ध्यान दे देता है वही सक्सेसफुल हो जाता है। एप्पल आके गिरा, ओहो सेब, ऊपर से गिरा, आज खत्म, बना दी ग्रेविटी, लगा दी तुम्हारी पूरी क्लास 10th 9th सॉरी 9 10th 11 12th में, पढ़ो बैठ के ग्रेविटी, ठीक है। तो ऐसे ही भाई साहब, ये भाई साहब एक दिन लेटे हुए थे, और लेटे लेटे उन्होंने ऐसे देखा, ओहो ओहो, अच्छा छत है मेरी, ठीक है, अगर मैं इस छत पे देखूं तो इस छत पे अगर मैं इस वाले पॉइंट की पोजीशन निकालूं, यार यहाँ पे ये छिपकली है पॉइंट, देखो छिपकली मैंने अपने एज ए एग्जांपल ली, तुम मान लो कभी अपने घर में लेटे हो, तुमने लेटे लेटे देखा, ओहो ये छिपकली है छत पे, बिल्कुल छत पे चल रही है ना। अब इस छिपकली की पोजीशन का कैसे पता लगाऊं, कैसे पता लगाऊं पोजीशन का, ठीक है। तो यही रेने दिकारते के दिमाग में आया कि यार ये जो छत है, अगर मैं इसे प्लेन मान लूं, ठीक है, तो इस प्लेन पे अगर मैं कोई पॉइंट लूं तो उसकी पोजीशन का कैसे पता लगेगा, ठीक है। तो कोई तरीका नहीं था इनके पास, तब इन्होंने तरीका निकाला कौन सा, तब इन्होंने तरीका निकाला कार्तीय पद्धति यानी कि कार्टेशियन सिस्टम का, ठीक है। और इनका जो सिस्टम का नाम है वो इन्हीं के नाम पे, रेने देकार्ते, और लास्ट में देकार्ते से निकल कर आया कार्तीय पद्धति, ठीक है, यानी कि कार्टेशियन सिस्टम। तो अब रेने देकार्ते ने कार्टेशियन सिस्टम में क्या बोला कि देखो, तुम किसी भी नंबर को दर्शाने के लिए, मान लो कोई नंबर है x बराबर 3,
तो इस नंबर को दर्शाने के लिए, किसी भी वास्तविक नंबर को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, हम संख्या रेखा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या रेखा पहले चैप्टर में हमने पढ़ी थी। वास्तविक संख्या रेखा क्या है कि भैया इस संख्या रेखा का हर एक बिंदु किसी ना किसी संख्या को निरूपित करता है, किसी ना किसी संख्या को निरूपित करता है। तो भैया अगर मुझे x बराबर 3 दिखाना है तो ये वाला जो एक बिंदु है x बराबर 3 जो एक बिंदु है कहां पर आ जाएगा, संख्या रेखा पर, यहां पर आ जाएगा। ठीक है, संख्या रेखा पर यहां पर आ जाएगा। तो ये बिंदु हो गया तुम्हारा, ये कौन सा बिंदु हो गया, ये बिंदु हो गया तुम्हारा x बराबर 3, ये रहा, ये बिंदु हो गया x बराबर 3, है ना। ठीक है, या फिर तुम्हें इस बिंदु की पोजीशन पता लगानी है, जैसे कि कोई बिंदु यहां पर है। ठीक है, तो कैसे पता लगेगी, तो भैया तुम बोलोगे ये बिंदु हमारा संख्या रेखा पर कहां पर है, -2 पर है, तो ये हो गया x बराबर -2, है ना। तो इसकी पोजीशन है -2 इकाई, यानी कि 0 से बाईं तरफ -2 इकाई की दूरी पर है। ठीक है, लेकिन अगर मैं वहीं तुमसे बोलूं कि भैया ये जो बिंदु है इसकी पोजीशन क्या है, अब ये भैया तुम्हारा संख्या रेखा पर तो नहीं है, ये तो संख्या रेखा के बाहर चला गया, इसकी पोजीशन क्या है, तो भैया देखो अब इसकी पोजीशन निकालने के लिए रेने देकार्ते ने बोला कि कोई भी प्लेन है। ठीक है, कोई भी प्लेन है, जैसे कि एक प्लेन है, प्लेन क्या है भैया, प्लेन कोई भी प्लेन पेपर हो गया, ठीक है, कोई भी प्लेन स्क्रीन हो गई, कोई भी प्लेन है। ठीक है, उसमें तुम्हें किसी भी बिंदु की पोजीशन अगर निकालनी है तो उसके लिए तुम क्या करो, तुम एक नहीं तुम 2 संख्या रेखा ले लो। उन्होंने क्या बोला कि एक की जगह 2 संख्या रेखा ले लो। एक संख्या रेखा पर तुम केवल वो बिंदु दिखा सकते हो जो केवल उस संख्या रेखा पर आ रही हो, लेकिन 2 संख्या रेखा के साथ तुम भैया जितने भी बिंदु तुम्हारे प्लेन में है उन सबकी पोजीशन बता सकते हो। और उन्होंने स्पेसिफिकली बोला कि 2 संख्या रेखा तुम्हें इस तरीके से लेनी है कि वो एक दूसरे पर लंबवत हो और वो एक दूसरे को 0 पर काट रही हो। तो हमने 2 संख्या रेखा ली। ठीक है, 2 संख्या रेखा ली किस तरीके से, एक संख्या रेखा तो ली तुम्हारी वर्टिकल, यानी कि ये खड़ी वाली, ठीक है, जैसे कि ये पर खड़ी है यहां पर। ठीक है, और एक संख्या ली हमने, संख्या रेखा ली कैसी, हमारी ये लेटी हुई यानी कि हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और इन दोनों को हमें क्या करना है, इंटरसेक्ट करवाना है। ठीक है, किस तरीके से कि इनके बीच का जो एंगल है वो हमेशा 90 डिग्री रहे। ठीक है, अब भैया हमने कहा कि ठीक है देखो अगर एंगल 90 डिग्री रखना है तो 2-3 सिचुएशन हो सकती है। एक ये हो सकती है कि तुमने ऐसे क्रॉस की फिगर में बना दिया, ठीक है, एक ये हो सकती है, ठीक है, और एक ये हो सकती है। तो जब हम बात करते हैं बच्चों कार्तीय पद्धति की, तो हम बात करते हैं केवल इस वाली पोजीशन की। ठीक है, केवल इस वाली की बात करेंगे, ना तो हमें ये समझनी है ना हमें ये समझनी है। ठीक है, केवल इसकी बात करते हैं कि हम भैया 2 संख्या रेखाएं लेते हैं, 2 संख्या रेखा लेते हैं, ध्यान से सुन लो, 2 संख्या रेखा लेंगे हम। ठीक है, 2 संख्या रेखा को हम एक दूसरे से प्रतिच्छेद कराएंगे, किस तरीके से कि वो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बना रही हो, यानी कि आपका एक समकोण बना रही हो, और एक दूसरे को किस पर काटें, 0 पर काटें। जैसे कि ये हमारी जो हॉरिजॉन्टल संख्या रेखा है उसका मूल बिंदु हो गया 0। ठीक है, और ये जो हमारी वर्टिकल वाली यानी कि खड़ी वाली ऊर्ध्वाधर वाली संख्या रेखा है, हॉरिजॉन्टल को हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज और तुम्हारा वर्टिकल को हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। अब भैया क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर बोलने में मैं तो बोल सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें समझने में दिक्कत होगी, तो इसीलिए मैं लेटी हुई संख्या रेखा और खड़ी संख्या रेखा बोलूंगा। ठीक है, आगे आने वाले टाइम पे तुम्हें इन्हें संख्या रेखा बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक, तो भैया देखो आप अपनी 2 संख्या रेखा लेते हो, एक तो हॉरिजॉन्टल जो कि लेटी हुई हो और एक वर्टिकल जो कि खड़ी हो। ठीक है, और इन दोनों को एक दूसरे को 0 और 0 पर कटवाते हो, मतलब कि तुमने इस संख्या रेखा को उठाया और उठाकर इसके ऊपर रख दिया, किस तरीके से कि ये वाला जो 0 है वो इस वाले 0 के ऊपर आए, ठीक है ऐसे। ठीक है, और इन दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए, इन दोनों के बीच में एंगल होना चाहिए तुम्हारा 90 डिग्री का। ठीक है, और अब इसी की सहायता से जब तुम इस फिगर को तैयार करोगे, जब तुम 2 संख्या रेखाओं को एक दूसरे के साथ उठाकर रखोगे 0,0 पर, ठीक है, तो तुम्हारे पास कुछ इस तरीके की फिगर बन जाएगी। ठीक है, जहां पर ये दोनों संख्या रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं वो हमारा हो गया O। ठीक, और अब बच्चों जब आपने किसी प्लेन में, जब आपने किसी प्लेन में या फिर मैं बोलूं किसी तल में, ठीक है, हिंदी में इसे तल बोलेंगे, तल में, जैसे कि मैंने ये हमारा तल था। ठीक है, मैं एक फिगर रेडी कर लेता हूं, जैसे कि मेरा ये मान लो ये प्लेन है। ठीक है, मुझे इस प्लेन में किसी भी पॉइंट की पोजीशन निकालनी है।
ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस प्लेन में, प्लेन मतलब हवाई जहाज नहीं है यहां पर, प्लेन का मतलब है तल, तो मैं इस तल में क्या करूंगा, अपनी संख्या रेखाएं बनाऊंगा। एक तो वर्टिकल, एक वर्टिकल हो गई और एक हॉरिजॉन्टल। ये दो संख्या रेखाएं हमने बना ली यहां पर, ठीक है, ये दो संख्या रेखाएं हमने बना ली। चलो जी, दो संख्या रेखा हमारी रेडी हो गई, एक है हॉरिजॉन्टल और एक है वर्टिकल, एक है हॉरिजॉन्टल और एक है वर्टिकल, ठीक है। अब इन संख्या रेखाओं पर क्या होगा भैया, ये दोनों एक दूसरे को कहां पर काट रही हैं, ये आपका ये यहां पर जीरो होगा, इसे मैं ओ बोल देता हूं। फिर जीरो के दाईं तरफ आ जाएंगे आपके सारे धनात्मक नंबर, 1 2 3 4 5। जीरो के बाईं तरफ हो जाएंगे सारे ऋणात्मक नंबर, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, ठीक है। यहां पर क्या होता है, जीरो के ऊपर की तरफ जो दूसरी संख्या रेखा है, जो ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा है, इसमें जीरो के ऊपर की तरफ होता है धनात्मक संख्या है, यानी कि +1 +2 +3 +4 +5, और नीचे की तरफ होती है माइनस वाली संख्या है, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। तो जैसे ही तुम किसी तल में, जैसे ही तुम किसी तल में अपनी इन दो संख्या रेखाओं को बना लोगे, एक क्षैतिज संख्या रेखा यानी कि लेटी हुई संख्या रेखा और एक ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा, तो तुम्हारा वो तल अब खाली तल रहने की जगह एक कार्तीय तल बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, कार्तीय तल बन जाएगा। और इनकी सहायता से, यानी कि कार्तीय तल की सहायता से किसी बिंदु की स्थिति को पता लगाना ही कार्तीय पद्धति कहलाता है, ठीक है। कार्तीय तल की सहायता से किसी बिंदु की स्थिति का पता लगाना ही क्या कहलाता है बच्चों, तुम्हारा कार्तीय पद्धति कहलाता है। अब तुम कहोगे सर कार्तीय तल क्या है, तो दोबारा समझा देता हूं कि जब भैया तुम ये दो संख्या रेखाएं कार्तीय तल किसी भी तल पर बनाते हो, जब तुम ये दो संख्या रेखाएं किसी भी तल पर बनाते हो तो उस तल को कार्तीय तल बोला जाता है, ठीक है। अब देखो इन दोनों संख्या रेखाओं को, ये जो क्षैतिज संख्या रेखा है और ये जो ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा है, इन्हें अब हम बार बार संख्या रेखा नहीं बोलेंगे, ठीक है। इन्हें अब हम बार बार संख्या रेखा नहीं बोलेंगे। मैं पूरा का पूरा चैप्टर, ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो खाली तुम्हारा इस पेज पर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तुम्हें ये समझ में आ गया कि तुमने दो संख्या रेखाएं ली हैं, ठीक है, एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज, उन दोनों को एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के कोण पर कटवाया है, वो भी उन दोनों के मूल बिंदु जीरो पर, ठीक है। तो भैया यानी कि ये तुम्हारी क्षैतिज हो गई, ये क्षैतिज हो गई, ये ऊर्ध्वाधर हो गई, इन दोनों के बीच का कोण कितना है, इन दोनों के बीच का कोण है 90 डिग्री, है ना, इन दोनों के बीच का कोण है 90 डिग्री। अब यहां पर किसी बिंदु की दूरी निकालने से पहले ये जो संख्या रेखाएं हैं, इन संख्या रेखाओं को अब हम बार बार संख्या रेखा नहीं बोलेंगे, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति में कार्तीय तल में जो ये संख्या रेखाएं बनती हैं, इन्हें बोला जाता है निर्देशांक अक्ष, ठीक है। निर्देशांक अक्ष या फिर निर्देशांश, ठीक है, निर्देशांक अक्ष या फिर निर्देशांश बोला जाता है, ठीक है। जिसमें हमारी जो ये क्षैतिज वाली रेखा होती है, यानी कि ये जो लेटी हुई रेखा होती है, इसे हम बोलते हैं क्या, इसे हम बोलते हैं एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं भाई, एक्स अक्ष, ठीक है, एक्स अक्ष बोला जाता है। और ये जो खड़ी संख्या रेखा होती है, खड़ी वाली संख्या रेखा होती है, इसे हम बोलते हैं वाई अक्ष। क्या बोलते हैं भाई, वाई अक्ष बोलते हैं,
ठीक है, क्या बोलते हैं, y अक्ष बोलते हैं। क्लियर हुई बात? इतनी बात सबको समझ में आई कि भैया ये देखो, निर्देशांक तल में जब आपका जो संख्या रेखाएं बनती हैं, तो जो हॉरिजॉन्टल वाली यानी कि जो लेटी हुई संख्या रेखा होती है उसे बोलते हैं एक्स अक्ष, और जो खड़ी संख्या होती है उसे बोलते हैं हम वाई अक्ष। ठीक है, देखो भाई, तुम्हारी जो धनात्मक जीरो के, देखो जहां पर ये दोनों अक्ष एक दूसरे को काटती हैं, हाँ भाई ये भी क्लियर कर लो, जहां पर ये दोनों अक्ष एक दूसरे को काटती हैं उस बिंदु को बोला जाता है मूल बिंदु। मूल बिंदु, पहले हम बेसिक बेसिक चीजें क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, जहां पर हमारी दोनों अक्ष एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को काटती हैं उसे बोला जाता है मूल बिंदु। ठीक है, आपका मूल बिंदु के दाईं तरफ, मूल बिंदु के दाईं तरफ अगर एक्स अक्ष में जाओगे, मूल बिंदु के दाईं तरफ अगर एक्स अक्ष में जाओगे तो क्या होगा भाई, यहां पर तुम देख सकते हो सारे के सारे धनात्मक नंबर है, सारे के सारे धनात्मक नंबर है, तो इसे हम बोलते हैं धनात्मक एक्स अक्ष। ठीक है, धनात्मक को शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं पॉजिटिव। मैं बता देता हूं, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होगी कि सर ये प्लस वी ई क्या लिखा है, ये प्लस वी ई क्या लिखा है। बेटा प्लस वी ई का मतलब होता है पॉजिटिव। ठीक है, लास्ट में वी ई आता है ना तो इसे पॉजिटिव बोलते हैं। ठीक है, और हिंदी में इसे बोलते हैं धनात्मक। बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत रहती है तो क्लियर कर लो। ठीक है, और माइनस वी ई का मतलब होता है नेगेटिव। ठीक, यानी कि आपका ऋणात्मक। तो तुम्हारा जो मूल बिंदु होता है उसके दाईं तरफ एक्स अक्ष पर सारी धनात्मक संख्याएं आती हैं, एक्स अक्ष पर सारी धनात्मक संख्याएं आती हैं, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, धनात्मक एक्स अक्ष बोलते हैं, पॉजिटिव एक्स अक्ष बोलते हैं। मूल बिंदु के बाईं तरफ सारी ऋणात्मक संख्याएं आती हैं एक्स अक्ष पर, तो इसे हम एक्स डैश लिख देते हैं। तो तुम्हारी एक्स एक्स डैश क्या है, तुम्हारी एक्स अक्ष है, और ये हमारा क्या, मूल बिंदु से बाईं तरफ तुम्हारी ऋणात्मक एक्स अक्ष होती है। कौन सी, ऋणात्मक एक्स अक्ष होती है। ऐसे ही मूल बिंदु से ऊपर की तरफ तुम देखोगे सारे के सारे धनात्मक संख्याएं हैं। ठीक है, अक्ष पर, तो इसे हम बोलते हैं हमारी धनात्मक एक्स अक्ष। इसे हम क्या बोलते हैं, धनात्मक वाई अक्ष। ठीक, और मूल बिंदु से नीचे की तरफ तुम देखोगे वाई अक्ष पर सारी की सारी ऋणात्मक संख्याएं हैं। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं हमारी ऋणात्मक वाई अक्ष। ठीक है, नेगेटिव वाई अक्ष। ठीक, तो ये सबको क्लियर हो गया, अक्ष समझ में आ गई, अक्ष सबको समझ में आ गई, जल्दी से बताओ चमका कि नहीं चमका, यहां तक सबको क्लियर है, अक्ष सबको क्लियर हो गई कि जब तुम किसी बिंदु की स्थिति का पता लगाने के लिए दो संख्या रेखाएं इस तरीके से बनाते हो कि वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटे, ठीक है, और 0 पर काटे एक दूसरे को, तो वो हमारा क्या बन जाता है, वहां पर हमारा बन जाता है कार्तीय तल। ठीक है, उस कार्तीय तल में ये जो दोनों संख्या रेखाएं होती हैं इन्हें हम बोलते हैं निर्देशांक अक्ष। ठीक है, जहां पर हमारी जो आपकी लेटी हुई अक्ष होती है, हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज अक्ष होती है, उसे हम एक्स अक्ष बोलते हैं। जो आपकी खड़ी यानी कि ऊर्ध्वाधर अक्ष होती है उसे हम वाई अक्ष बोलते हैं। ठीक है, जहां पर दोनों अक्षें एक दूसरे को काटती हैं उन्हें मूल बिंदु बोलते हैं। ठीक है, मूल बिंदु के दाईं तरफ धनात्मक एक्स अक्ष होती है और बाईं तरफ ऋणात्मक एक्स अक्ष होती है। मूल बिंदु के ऊपर की तरफ धनात्मक वाई अक्ष होती है और नीचे की तरफ ऋणात्मक वाई अक्ष होती है। इतना सबको क्लियर है। अब इसके अलावा मैं यहां पर यह चीज लिख भी देता हूं ताकि तुम लोगों को याद रहे, इन्हें बोला जाता है निर्देशांक अक्ष, ताकि तुम लोग बाद में ये ना कहो कि सर ये तो लिखवाया ही नहीं था। निर्देशांक अक्ष, ये लो भाई। ठीक है, निर्देशांक अक्ष तुम्हें यहां पर भी लिखा हुआ मिल जाएगा। मैंने अलग से ये इसलिए फिगर बनाई है क्योंकि मैं इस एक पेज पर तुम्हें पूरा का पूरा चैप्टर बनाने वाला हूं। ठीक है, तो ये सबको क्लियर हो गया, निर्देशांक अक्ष सबको समझ में आ गई, निर्देशांक अक्ष सबको समझ में आ गई। चलो भाई, अब मान लो मुझे क्या करना है, मुझे किसी बिंदु की स्थिति का पता लगाना है। अब असली मुद्दे पे तो आ जाएं। जो असली मुद्दा था इन अक्षों को बनाने का वो क्या था, किसी बिंदु की स्थिति का पता लगाना। ठीक है, तो किसी बिंदु की स्थिति का अगर मुझे पता लगाना है, मान लो मेरा बिंदु है यहां पर, इस बिंदु की स्थिति का कैसे पता लगाया जाएगा, बताओ भाई।
इस बिंदु की स्थिति का कैसे पता लगाया जाएगा? ये रहा बिंदु, इसकी स्थिति का पता लगाना है, बिंदु P है, ठीक है। तो देखो भैया, किसी भी बिंदु की स्थिति का पता लगाने का तरीका क्या होता है कि उस बिंदु के आपको क्या निकालने होते हैं, उस बिंदु के लिए आपको दो चीजें निकालनी होती हैं, एक तो x निर्देशांक और एक y निर्देशांक, ठीक है। क्या निकालना होता है भैया? आपका किसी भी बिंदु की, देखो जैसे तुम्हें तुम्हारा घर का पता बताना है, तुम्हें तुम्हारे घर का पता बताना है, तो पहले क्या बताओगे? घर का जो नंबर है, हाउस नंबर, उसके बाद जिस सोसाइटी में तुम रहते हो, उसके बाद वो सोसाइटी किस एरिया में है, ठीक है, उसके बाद वो एरिया किस शहर में है, ठीक है, उसके बाद वो शहर किस स्टेट में है, और उसके बाद फिर तुम्हारा क्या, उसके बाद तुम्हारा पिन कोड। हमेशा इसी तरीके से बताया जाता है, हमेशा इसी तरीके से बताया जाता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, हमेशा इसी तरीके से बताया जाता है। तो ऐसे ही किसी बिंदु के आपको अगर पता बताना है, किसी प्लेन में, किसी तल में किसी बिंदु का पता बताना है, तो उसे भी लिखने का एक तरीका होता है, और वो क्या होता है? वो होता है हमेशा सबसे पहले x निर्देशांक, x निर्देशांक, या फिर मैं यहां पर साइड में लिख देता हूं, इसे डायरेक्टली हम लिखते हैं x, y के रूप में। हमेशा x, y के रूप में तुम किसी बिंदु के निर्देशांक बताओगे। यहां पर x और y क्या है? देखो भाई, यहां पर x और y क्या है? तुम्हारे x है x निर्देशांक, कॉमा तुम्हारा y क्या है? y है y निर्देशांक, y निर्देशांक। अब x निर्देशांक और y निर्देशांक होते क्या है? x निर्देशांक और y निर्देशांक होते क्या है? तो ये जो x और y है ये होते क्या है, ये कैसे पता चलेगा? तो देखो भाई, किसी भी तल में, किसी भी तल में, ठीक है, x निर्देशांक क्या है? या तो तुम ऐसे बोलो कि भैया उस बिंदु के द्वारा x अक्ष पर कितनी दूरी चली गई है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं उसका x निर्देशांक। या फिर हम बोले कि भैया देखो, बिंदु की y अक्ष से जो लंबवत दूरी है, ठीक है, बिंदु की y अक्ष से जो लंबवत दूरी है वो कितनी है, ठीक है, वो हमारा x निर्देशांक के बराबर होती है। ठीक, जैसे कि यहां पर अगर मैं ध्यान दूं तो इस बिंदु की y अक्ष से दूरी, तो ये रहा बिंदु, बिंदु की y अक्ष दूरी, लंबवत दूरी, ये है बिंदु की y अक्ष से लंबवत दूरी। यहां से यहां तक की जो दूरी है वो बिंदु की y अक्ष से लंबवत दूरी है। अब ये दूरी पता कैसे चलती है? देखो, ये दूरी ऐसे पता चलती है कि आप दिए गए बिंदु से x अक्ष पर एक लंब डाल दो, आप दिए गए बिंदु से x अक्ष पर एक लंब डाल दो, ये बिंदु, ये लंब x अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगा वही बिंदु उसका x निर्देशांक हो जाएगा, यानी कि बिंदु की y अक्ष से लंबवत दूरी। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 1 2 3 इकाई, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाली दूरी है ये भी यही होगी जो ये नीचे वाली दूरी है, ठीक है। तो मैंने इसीलिए बोला था, या तो तुम बोल सकते हो कि बिंदु के द्वारा x अक्ष पर चली गई दूरी, x अक्ष पर चली गई दूरी 3 है, ठीक है, बिंदु के द्वारा x अक्ष पर चली गई दूरी 3 है। या फिर तुम बोल सकते हो कि बिंदु की y अक्ष से लंबवत दूरी को हम बिंदु का x निर्देशांक बोलते हैं, ठीक है, बिंदु का x निर्देशांक बोलते हैं। तो बिंदु का x निर्देशांक कैसे आया? बिंदु से आप एक लंब डालोगे x अक्ष पर तो बिंदु का x निर्देशांक आ जाएगा, जो कि कितना आ रहा है? ये आ रहा है आपका, x अक्ष को कहां पर काट रहा है? 3 पर, ठीक है। फिर बिंदु का y निर्देशांक क्या होगा? बिंदु का y निर्देशांक होता है इसकी, ये इसका x निर्देशांक। y निर्देशांक क्या होता है? बिंदु का y निर्देशांक होता है बिंदु की x अक्ष से लंबवत दूरी। तो ये बिंदु है, बिंदु की x अक्ष से लंबवत दूरी ये हो गई, ठीक है। तो ये होगा इसका y निर्देशांक, ठीक है। या फिर मैं बोलूं कि यहां से इसका y निर्देशांक निकालने के लिए क्या करेंगे? बिंदु से y अक्ष पर एक लंब डाल दो, तो ये जहां पर भी y अक्ष को काटेगा वो इसका y निर्देशांक हो जाएगा। यानी कि या तो मैं कह दूं कि भैया बिंदु की x अक्ष, ये x अक्ष है, ये बिंदु की x अक्ष से लंबवत दूरी हो गई, ठीक है, जो कि कितनी है? आपका 2 इकाई है, 1 और 2 इकाई, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो कि बिंदु के द्वारा y अक्ष पर चली गई दूरी कितनी है? आपका 2 इकाई है, ठीक है। तो भैया ये क्या हो गई? ये आपकी हो गई 2। तो आपका x निर्देशांक कैसे निकलेगा? बिंदु से x अक्ष पर लंब डालो, सीधा सीधा ये समझो कि x निर्देशांक कैसे निकलेगा? बिंदु से x अक्ष पर लंब डालो
और y निर्देशांक कैसे निकलेगा, बिंदु से y अक्ष पर लंब डालो तो y निर्देशांक मिल गया तुम्हें 2। तो यानी कि इस बिंदु P के जो इस तल में स्थिति है वो कितनी है, वो है 3,2, यानी कि ये x अक्ष से कितनी दूरी पर है, तुम्हारा 2 इकाई की दूरी पर है, और y अक्ष से कितनी दूरी पर है, 3 इकाई की दूरी पर है। तो किसी भी बिंदु के निर्देशांक हमेशा तुम x, y के रूप में लिखोगे और लिखकर इसे क्या करोगे, ब्रैकेट को कर दोगे बंद। ठीक है, इसमें x निर्देशांक क्या होता है, x निर्देशांक होता है बच्चों तुम्हारा बिंदु की y अक्ष से लंबवत दूरी। ठीक है, बिंदु की y अक्ष से लंबवत दूरी। ठीक है, वहीं इसका जो y निर्देशांक है वो क्या होता है भैया, वो होता है तुम्हारा बिंदु की x अक्ष से लंबवत दूरी। बिंदु की x अक्ष से लंबवत दूरी। याद रखना, ये बिल्कुल अच्छे से याद रखना है क्योंकि काम आएगा। ठीक है, अच्छे से याद रखना है बिल्कुल अच्छे से क्योंकि काम आएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो अगर कोई बिंदु तुम्हारा, सोच के समझ के चलना, जो चीज अब मैं बोलने जा रहा हूं उस चीज को ध्यान से समझना। अगर कोई बिंदु तुम्हारा x अक्ष पर है, मान लो ये है बिंदु A, और मुझे इस बिंदु के निर्देशांक चाहिए। बिंदु A के निर्देशांक क्या है, बिंदु A तल में कहां पर स्थित है, तो ध्यान रखना हमेशा, क्या ध्यान रखना है कि भैया अगर तुम्हारा बिंदु x अक्ष पर है, तुम खुद बताओ, अगर तुम अपने घर में खड़े हो, और तुम्हारी मम्मी पूछे कि भैया घर से कितनी दूर है लाला, हैं हाँ भैया कमल आज घर से कितनी दूर है, अब मैं बोलूंगा मम्मी मैं तो ऑलरेडी घर में खड़ा हूं, मैं घर से कितनी दूर हूं, मैं घर से 0 किलोमीटर दूर हूं, बताओ, मैं तो घर में खड़ा हूं ना, क्योंकि डांट खाने वाले काम ही नहीं करे तुम्हारे भाई ने, है ना, मैं तो घर में खड़ा हूं पहले से ही। तो अगर कोई बिंदु x अक्ष पर पहले से ही है, अगर तुम खुद सोचो कि कोई बिंदु x अक्ष पर पहले से ही है, तो उसकी x अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी, तुम अपने घर में पहले से ही खड़े हो तो तुम्हारे घर से दूरी कितनी है, 0 0 0 है, सीधी सी बात है। तो अगर तुम्हारा बिंदु पहले से ही x अक्ष पर है तो इसकी x अक्ष से दूरी क्या होगी, तो ध्यान रखना बच्चों, अगर तुम्हारा बिंदु पहले से ही x अक्ष पर है तो इसकी x अक्ष से दूरी कितनी होगी, आपकी इसकी x अक्ष से लंबवत दूरी हमेशा 0 होगी, क्योंकि बिंदु तो पहले से ही कहां पर है, बिंदु तो पहले से ही x अक्ष पर है। जैसे कि एक बिंदु ये हो गया, तो इसके निर्देशांक कैसे निकलेंगे, तो देखो x अक्ष को ये कहां पर काट रहा है, x अक्ष को ये काट रहा है 4 पर। ठीक है, y अक्ष को ये बिंदु कहां पर काट रहा है, अरे भैया y अक्ष को तो कहीं काटेगा ही नहीं ना, क्यों, देखो हमारा x निर्देशांक क्या होता है, बिंदु की y अक्ष से लंबवत दूरी, तो ये रहा y अक्ष, इससे लंबवत दूरी कितनी है बिंदु की, 4 इकाई। ठीक है, 1 2 3 4, 4 इकाई, तो x निर्देशांक हो गया 4। y निर्देशांक क्या होगा इस बिंदु का, y निर्देशांक क्या होता है, बिंदु की x अक्ष से लंबवत दूरी। अब बिंदु पहले ही x अक्ष पर स्थित है, अगर बिंदु पहले ही x अक्ष पर स्थित है, पहले से वो x अक्ष पर खड़ा है, पहले से तुम अपने घर में हो, तो उस बिंदु की x अक्ष से दूरी कितनी होगी, तुम्हारे घर से दूरी कितनी होगी, सीधी सी बात है 0 होगी। तो अगर बिंदु पहले से ही x अक्ष पर है तो उसकी दूरी कितनी होगी भैया, उसकी दूरी हो जाएगी 0, उसकी x अक्ष से दूरी हो जाएगी 0। सेम गोज फॉर दिस, इसकी y अक्ष से लंबवत दूरी कितनी है, y अक्ष ये रहा, y अक्ष से लंबवत दूरी है -3। ठीक है, लेकिन इसकी x अक्ष से दूरी कितनी है, इसकी x अक्ष से दूरी है 0, तो इसका y निर्देशांक हमेशा 0 होगा। तो अगर कोई भी बिंदु कभी भी अगर कहां पर स्थित है, तुम्हारा x अक्ष पर स्थित है, तो उसकी x अक्ष से दूरी कितनी होगी, अगर कोई भी बिंदु कभी भी तुम्हारा x अक्ष पर स्थित है तो उसकी x अक्ष से दूरी कितनी होगी, 0 होगी। यानी कि तुम्हारा x अक्ष पर हमेशा जो y निर्देशांक होता है, यानी कि तुम्हारी
जो x अक्ष से लंबवत दूरी होती है वो हमेशा 0 होती है। तुम्हारा कोई भी बिंदु अगर कहीं भी x अक्ष पर स्थित होगा, जैसे कि इस बिंदु के निर्देशांक तुमसे पूछ लिए जाए तो क्या होगा, देखो x निर्देशांक तो हो जाएगा -5, y निर्देशांक हमेशा 0 होगा। तो ध्यान रखना, x अक्ष पर अगर कोई भी बिंदु है, x अक्ष पर अगर कोई भी बिंदु है तो याद रखना इस चीज को कि नोट, इंपॉर्टेंट नोट करके लिख लो यहां पर, x अक्ष पर हमेशा y बराबर होता है 0 के, अतः किसी बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो किस रूप के होंगे, अतः बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक सदैव कैसे होंगे भाई, बिंदु के निर्देशांक सदैव किस रूप के होंगे, x, 0 रूप के होंगे। बात खत्म। ठीक है, कि मतलब तुम्हारा जो बिंदु है वो हमेशा x, 0 के रूप का होगा, जहां पर x का मान तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, x अक्ष पर तुम्हारा कोई भी बिंदु अगर मैं लूंगा तो वो x का मान हो जाएगा, लेकिन y का मान हमेशा 0 रहेगा x अक्ष पर, क्योंकि y निर्देशांक क्या है, बिंदु की x अक्ष से लंबवत दूरी है। तो अगर बिंदु पहले से ही x अक्ष पर है तो उसकी x अक्ष से लंबवत दूरी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, सीधी सी बात है। ठीक है, ये सबको क्लियर हो गया, यहां तक सबको समझ में आ गया। सेम तुम्हारा किसके लिए होगा, सेम चीज तुम्हारी y अक्ष के लिए होगी, कि अगर बिंदु पहले से y अक्ष पर है, मान लो ये बिंदु है तुम्हारा P, ठीक है, या ये बिंदु है तुम्हारा Q, ठीक, तो इनके निर्देशांक क्या होंगे, तो तुम कहोगे कि भैया देखो ये बिंदु तुम्हारा, इसका सबसे पहले x निर्देशांक चाहिए तुम्हें, तो इसका x निर्देशांक क्या होगा, x निर्देशांक क्या होता है, बिंदु की y अक्ष से दूरी। x निर्देशांक क्या होता है, बिंदु की y अक्ष से दूरी। लेकिन अगर तुम ध्यान दोगे तो तुम्हारा बिंदु तो पहले ही y अक्ष पर है। फिर वही बात आती है, अगर तुम अपने घर में खड़े हो तो तुम अपने घर से कितना दूर हो, 0 इकाई की दूरी पर। ठीक है, तो अगर बिंदु पहले से ही y अक्ष पर है तो उसकी y अक्ष से लंबिक दूरी कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, तो यानी कि इसका y अक्ष से दूरी बोले तो तुम्हारा x निर्देशांक, x निर्देशांक क्या होता है, y अक्ष से दूरी, तो इसकी y अक्ष से दूरी यानी कि x निर्देशांक हमेशा 0 होगा। ठीक है, तो कोई भी बिंदु अगर y अक्ष पर है, अगर कोई भी बिंदु y अक्ष पर है तो उसके लिए आपका हमेशा x निर्देशांक 0 रहेगा। याद रखना ये बात, x निर्देशांक हमेशा 0 रहेगा। ठीक है, तो यानी कि देखो इसका x निर्देशांक हो गया, y निर्देशांक कितना होगा, जितना ये y अक्ष को काट रहा है, तो 4 पर काट रहा है तो 0,4। सेम इसके लिए x निर्देशांक 0, y निर्देशांक -2। तो यानी कि कोई भी बिंदु अगर तुम्हारा y अक्ष पर आएगा तो उसका x निर्देशांक हमेशा 0 होगा। ठीक है, तो ये चीज यहां पर भी नोट कर लो, सेम चीज क्या, कि भैया देखो y अक्ष पर, y अक्ष पर हमारा हमेशा x बराबर होगा 0 के, अतः अपने पास क्या होगा, बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक सदैव कैसे होंगे, इसका x निर्देशांक 0 होगा और y निर्देशांक कुछ भी हो सकता है, तो 0, y रूप में, 0, y रूप में होंगे। तो अगर कोई भी बिंदु कभी भी x अक्ष पर है तो उसके निर्देशांक हमेशा x, 0 के रूप में होंगे, और कोई भी बिंदु अगर कभी भी y अक्ष पर है तो उसके निर्देशांक हमेशा किस रूप में होंगे, 0, y के रूप में होंगे। इसके अलावा बच्चों अब एक और चीज आती है जो कि तुम लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या, कि जो तुम्हारा x निर्देशांक होता है, यानी कि बिंदु की y अक्ष से लंबवत दूरी जो होती है, इसे एक और नाम से जाना जाता है, और वो नाम है क्या, वो नाम है तुम्हारा भुज। ठीक है, किसी भी बिंदु का x निर्देशांक जो है उसे भुज भी कहा जाता है, और
y निर्देशांक का जो दूसरा नाम है वो क्या है? y निर्देशांक का जो दूसरा नाम है, हमारे पेन में भूत आ गया क्या? अपने आप ही चल रहा है। y निर्देशांक का जो दूसरा नाम है वो है कोटि। क्या? कोटि। क्या नाम है भैया? कोटि। तो ध्यान रखना, किसी भी बिंदु में x निर्देशांक को भुज बोला जाता है, ठीक है, और y निर्देशांक को कोटि बोला जाता है। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि बिंदु P में भुज क्या है, तो बिंदु P का जो x निर्देशांक है वो भुज हो जाएगा, यानी कि 3 भुज हो जाएगा, और जो y निर्देशांक है वो है 2, 2 हमारा कोटि हो जाएगा। बिंदु Q के अगर तुमसे निर्देशांक पूछे जाए तो बिंदु Q के निर्देशांक है, यहां पर P हमने 2 बार ले लिया, अरे यार इसे P डैश बोल दो, चलो ठीक है। तो देखो भाई, आपका बिंदु Q के अगर तुमसे निर्देशांक पूछे जाए तो उसका निर्देशांक है क्या? भुज है 0 और कोटि है -2। अब बात कर लेते हैं बच्चों मूल बिंदु की। जो ये मूल बिंदु यहां पर लिखा है, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? तो ध्यान रखना, मूल बिंदु देखो, इसकी x अक्ष से दूरी कितनी है? बिंदु हमारा x अक्ष पर है, ठीक है। सबसे पहले x निर्देशांक क्या होगा? मूल बिंदु का x निर्देशांक, इसे यहां पर लिख देता हूं मैं साइड में, 0, -2 क्यू के निर्देशांक है, ठीक है। मूल बिंदु के x निर्देशांक यानी कि बिंदु की y अक्ष से लंबिक दूरी। तो मूल बिंदु पहले ही y अक्ष पर स्थित है, मूल बिंदु पहले ही y अक्ष पर स्थित है, तो इसकी y अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी? 0, यानी कि x निर्देशांक 0, ठीक है। इसका y निर्देशांक यानी कि बिंदु की अपना x अक्ष से लंबिक दूरी, बिंदु मूल बिंदु पहले से ही कहां पर स्थित है? पहले से ही ये तुम्हारा बिंदु जो है वो कहां पर स्थित है? वो x अक्ष पर स्थित है, यानी कि बिंदु की x अक्ष से भी दूरी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, यानी कि इसका y निर्देशांक भी 0 हो जाएगा। तो याद रखना बच्चों, जो तुम्हारा मूल बिंदु होता है इसके निर्देशांक हमेशा 0,0 होते हैं, ठीक है। मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0,0 होते हैं, ठीक है। जहां पर दोनों अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं उसे मूल बिंदु बोलते हैं, और मूल बिंदु के निर्देशांक सदैव 0,0 होते हैं, ठीक है। अभी तक जितना पढ़ाया है वो सबको समझ में आ गया कि भैया किसी बिंदु के निर्देशांक कैसे निकलेंगे? उस बिंदु के x और y निर्देशांक निकालते हैं हम, ठीक है। बिंदु की y अक्ष से लंबिक दूरी उसका x निर्देशांक होती है, बिंदु की x अक्ष से लंबिक दूरी उसका y निर्देशांक होती है। कैसे निकलते हैं ये? x निर्देशांक निकालने के लिए x अक्ष पर लंब डाल दो बिंदु से, y निर्देशांक निकालने के लिए y अक्ष पर लंब डाल दो बिंदु से। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक बिंदु यहां पर है, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे भाई साहब? इसके निर्देशांक हो जाएंगे भैया, यहां से अपना y अक्ष पर एक लंब डालो, ठीक है, y अक्ष पर एक लंब डालो, और यहां से अपना x अक्ष पर एक लंब डालो। जहां पर ये दोनों एक दूसरे को काटेंगे वही क्या हो जाएगा? देखो भैया, ये हो गया, अगर आपका ये बिंदु कौन सा था? बिंदु S मान लो, इस बिंदु S के निर्देशांक कितने हो जाएंगे? आपका x अक्ष पर लंब डाला तो तुम्हें मिल गया x निर्देशांक जो कि है -2, और y अक्ष पर लंब डाला तो तुम्हें मिल गया कौन सा? y निर्देशांक जो कि है -3। तो -2, -3 इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे, -2, -3 इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सबको समझ में आ गया, अब यहां तक सबको क्लियर हो गया। आपका कोई भी बिंदु अगर कभी भी x अक्ष पर होगा तो उसका y निर्देशांक हमेशा 0 होगा, यानी कि बिंदु हमेशा x, 0 के रूप का होगा। अगर कोई बिंदु कभी y अक्ष पर होगा तो उसका x निर्देशांक हमेशा 0 होगा, यानी कि वो बिंदु हमेशा 0, y के रूप का होगा, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें थी जो कि मैंने तुम्हें पढ़ा दी हैं। अब जब आप किसी भी तल पर अपनी अक्ष बनाते हो, निर्देशांक अक्ष बनाते हो, यानी कि x अक्ष और y अक्ष बनाते हो, तो वो पूरा का पूरा तल क्या होता है? 4 भागों में बढ़ जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये मेरा तल था अक्ष बनाने से पहले, ये मेरा तल था अक्ष बनाने से पहले, लेकिन जैसे ही मैंने अक्ष बनाई क्या हुआ? मेरा तल जो है वो 4 भागों में बट गया, 1, 2, 3, 4। पहले ये कुछ ऐसा दिखता था, अक्ष बनाने के बाद ये कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। तो ये जो 4 भाग बनते हैं, ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं बच्चों क्या? इन्हें हम बोलते हैं चतुर्थांश, क्योंकि 4 भाग हैं तो हम इन्हें बोलते हैं चतुर्थ अंश, ठीक है, चौथा भाग, ठीक है, चतुर्थांश बोला जाता है। इंग्लिश में हम इन्हें क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है। ये जो पहला वाला भाग है इसे हम बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। दूसरे वाले को बोला जाता है द्वितीय चतुर्थांश,
ठीक है, तीसरे वाले को बोला जाता है तृतीय चतुर्थांश, और चौथे वाले को बोला जाता है चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक, अब यहां पर ये जो चार चतुर्थांश बनते हैं, चतुर्थांश सबको समझ में आ गए कि जब तुम किसी तल में अपनी निर्देशांक अक्ष बनाते हो तो तुम्हारा पूरा तल चार बराबर भागों में बढ़ जाता है, और इन्हीं चार भागों को तुम्हारा बोला जाता है क्या? चतुर्थांश बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? चतुर्थांश बोला जाता है। अब अगर मान लो तुमसे बोला जाए, ये चीज यहां पर भी लिखी हुई है, ठीक है, कि भैया आपका अक्ष बनी तो क्या हुआ, पूरा तल चार भागों में बढ़ गया, चतुर्थांश एक, चतुर्थांश दो, चतुर्थांश तीन, चतुर्थांश चार। ठीक है, अब अगर तुमसे बोला जाए कि एक बिंदु तुम्हें दे दिया जाए रैंडमली, तुम्हें बोला कि बताओ -2,4 ये बिंदु तल में कहां पर स्थित है, तो अभी तक हमने किसी बिंदु की स्थिति तल में निकालना सीख लिया है। ठीक है, मतलब अगर कोई बिंदु मुझे तल में दे रखा है तो मैं उस बिंदु के निर्देशांक निकाल सकता हूं। मैं उस बिंदु की स्थिति कैसे निकाल सकता हूं भैया? एक्स अक्ष पर एक लंब डालूंगा, जहां पर ये एक्स अक्ष को काट रहा है वो एक्स निर्देशांक, वाई अक्ष पर एक लंब डालूंगा, जहां पर ये वाई अक्ष को काट रहा है वो वाई निर्देशांक। तो बिंदु अगर मुझे तल में दिया हो तो मैं उसकी स्थिति निकाल सकता हूं, लेकिन अभी हमें यह नहीं पता कि अगर हमें बिंदु के निर्देशांक दिए हों तो हम तल में उसकी स्थिति कैसे निकालें। ये अभी हमने सीखा नहीं है, ये हम अगली क्लास में देखेंगे, अगली क्लास में इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, लेकिन बिना किसी बिंदु को तल में दर्शाए, बिना किसी बिंदु को तल में दर्शाए हम कैसे बता सकते हैं कि वो बिंदु कौन से चतुर्थांश में है? तो ये काम होता है किसकी सहायता से? ये काम होता है तुम्हारा चिन्ह परिपाटी की सहायता से। तुम कहोगे कि सर पूरा का पूरा चैप्टर तुमने यही पढ़ा दिया। देखो, मैं बोलूं तो मैंने सारी चीजें मैं लिख के लाया था, ये रही, ये रही, ठीक है, ये रही, ये रही, तो सारी चीजें मैं लिख के लाया था, बट पूरा का पूरा चैप्टर मैंने तुम्हारा तुम्हारा एक ही पेज पे पढ़ा दिया ये। ठीक है, तो ये वाली स्लाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है तुम लोगों के लिए, ध्यान रखना, क्योंकि सारी चीजें इस एक स्लाइड पर लिखी हुई हैं। ठीक है, देखो अब तो आप किसी, हमारे ये जो चार चतुर्थांश है इनके लिए एक चिन्ह परिपाटी बनाई गई है। चिन्ह परिपाटी बोले तो कि आप खाली चिन्ह देखकर, निर्देशांकों के चिन्ह देखकर बता सकते हो कि वो बिंदु कहां पर स्थित है। जैसे कि अगर तुम्हें कभी कोई बिंदु दे दिया जाए 0,4, तुम इसे देखते ही बता दोगे अबे यार सर क्या बात कर रहे हो, इसमें x निर्देशांक 0 है, इसमें x निर्देशांक 0 है, यानी कि x निर्देशांक 0 कहां पर होता है? y अक्ष पर। तो ये बिंदु तो y अक्ष पर होगा, और y अक्ष पर कहां पर होगा? यहां पर जो आपका y निर्देशांक है वो प्लस का है, y निर्देशांक जो है वो प्लस का है, यानी कि ये y अक्ष पर धनात्मक दिशा में होगा। बात खत्म। मैंने कोई बिंदु दिया कितना, -2,0, तो तुम कहोगे सर यहां पर क्या बात कर रहे हो आप, आपका y निर्देशांक 0 है, y निर्देशांक 0 कहां पर होता है? x अक्ष पर, और x निर्देशांक क्या है? -2, यानी कि सर ये बिंदु जो है वो x अक्ष पर होगा, वो भी ऋणात्मक दिशा में 2 इकाई की दूरी पर। बात खत्म। तो तुम ऐसे, अगर तुम्हें अक्षों वाले बिंदु दिए हुए हैं, अगर तुम्हें अक्षों वाले बिंदु दिए हुए हैं तो तुम ऐसे पता लगा सकते हो, जिसमें x निर्देशांक या y निर्देशांक 0 है तो वो तो तुम्हें देखते ही पता लग जाएगा। x निर्देशांक 0 है तो y अक्ष पर होगा, y निर्देशांक 0 है तो तुम्हारा x अक्ष पर होगा। बात खत्म। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें बिंदु ऐसा दे दिया जाए, उस केस में कैसे पता चलेगा कि ये बिंदु कहां पर है? तो देखो, चतुर्थांश की चिन्ह परिपाटी की सहायता से तुम बता सकते हो देखकर कि ये बिंदु, दिया हुआ बिंदु कौन से चतुर्थांश में है। तुम उसकी एक्यूरेट लोकेशन तो नहीं बता पाओगे, लेकिन तुम ये जरूर बता सकते हो कि वो बिंदु कौन से चतुर्थांश में लाए करेगा, पहले में, दूसरे में, तीसरे में या चौथे में। ठीक है, तो देखो भाई ये कैसे पता चलता है, ये ऐसे पता चलता है। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं चतुर्थांशों के बारे में। तो पहला चतुर्थांश है हमारा ये वाला हिस्सा। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहां पर तो ये हमारी x अक्ष है, ये y अक्ष है, पहला चतुर्थांश है ये वाला हिस्सा। तो जो पहला चतुर्थांश है वो कौन कौन सी अक्षों से मिलकर बना है? तुम कहोगे सर ये और ये, इन दोनों अक्षों से मिलकर पहला चतुर्थांश बना है। ठीक है, यहां पर कौन सी अक्ष है? ये आपकी धनात्मक x अक्ष है, यह आपकी ऋणात्मक x अक्ष है। तो कोई भी बिंदु अगर इस चतुर्थांश में आएगा, पहले वाले चतुर्थांश में आएगा, ठीक है,
आप उसका x निर्देशांक निकालोगे तो क्या करोगे, आप x अक्ष पर लंब डालोगे और वो कहीं पर भी लंब गिरे, वो कहीं पर भी लंब गिरे, आपको पता है वो किस साइड गिरेगा, x अक्ष की धनात्मक दिशा में गिरेगा। वो कहीं पर भी लंब गिरे वो x अक्ष की धनात्मक दिशा में गिरेगा। यानी कि अगर आपका कोई भी बिंदु पहले चतुर्थांश में है तो उसका x निर्देशांक हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि चतुर्थांश एक में जो x अक्ष आ रही है वो कौन सी है, वो धनात्मक है। ठीक है, सेम इसी तरीके से चतुर्थांश एक में जो y अक्ष आ रही है वो कैसी है, वो भी धनात्मक है, वो भी धनात्मक है। ठीक है, तो यानी कि तुम कोई भी बिंदु चतुर्थांश एक में होगा उससे तुम y अक्ष पर लंब डालोगे तो वो कहीं ना कहीं धनात्मक हिस्से पर ही काटेगा, वो कहीं ना कहीं धनात्मक हिस्से पर ही काटेगा। यानी कि इसका y निर्देशांक भी क्या होता है, प्लस का होता है। तो पहले चतुर्थांश में तुम्हारा कोई भी बिंदु अगर है, पहले चतुर्थांश में तुम्हारा कोई भी बिंदु अगर है तो वो हमेशा कहां, कौन से चिन्ह का होगा बच्चों, पहले चतुर्थांश में हमेशा तुम्हारा दिया गया बिंदु प्लस कॉमा प्लस के रूप का होगा, यानी कि उसका x निर्देशांक भी प्लस का होगा और उसका y निर्देशांक भी प्लस का होगा। सिंपल। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे चतुर्थांश की। तो दूसरे चतुर्थांश में अगर तुम्हें कोई बिंदु दिया जाए, दूसरा चतुर्थांश कौन सा है, ये वाला। ठीक है, ये है दूसरा चतुर्थांश। ठीक है, अब ये किनसे मिलकर बना है, ये मिला है आपका ऋणात्मक x अक्ष, क्योंकि मूल बिंदु के बाईं तरफ ऋणात्मक x अक्ष होती है, ऋणात्मक x अक्ष और धनात्मक y अक्ष से। तो अगर इसके x निर्देशांक निकाले जाएं, इस चतुर्थांश में आने वाले बिंदु के x निर्देशांक निकाले जाएं तो वो x अक्ष को कहीं ना कहीं ऋणात्मक दिशा में काटेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं ऋणात्मक दिशा में काटेगा, यानी कि चतुर्थांश दो में जो x निर्देशांक होता है वो माइनस का होता है। क्यों, क्योंकि यहां पर जो x अक्ष आती है चतुर्थांश दो को बनाने के लिए जो x अक्ष आती है वो ऋणात्मक होती है और जो y अक्ष आती है वो कैसी है, वो तो अभी भी धनात्मक है, वो अभी भी धनात्मक है। यानी कि द्वितीय चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश में आपका कोई भी जो क्या होगा, कोई भी जो बिंदु होगा वो हमेशा माइनस कॉमा प्लस के रूप का होगा, यानी कि इसका x निर्देशांक माइनस का होगा, इसका y निर्देशांक प्लस का होगा। जैसे कि ये वाला जो बिंदु दिया हुआ था तुम देख सकते हो इसका x निर्देशांक कैसा है, माइनस के 2 है और y निर्देशांक प्लस के 2 है। तो x निर्देशांक माइनस, y निर्देशांक प्लस, इसका मतलब ये कौन से चतुर्थांश में है, ये दूसरे चतुर्थांश में। तो ध्यान रखना दूसरे चतुर्थांश में हमेशा क्या होगा, दूसरे चतुर्थांश में हमेशा x निर्देशांक ऋणात्मक और y निर्देशांक धनात्मक होगा। क्यों, क्योंकि भैया यहां पर x अक्ष ऋणात्मक होती है और y अक्ष धनात्मक होती है। अब सेम इसी कॉन्सेप्ट पर अगर तुम देखो तुम्हारा तीसरा चतुर्थांश यानी कि तृतीय चतुर्थांश, तो यहां पर x अक्ष कैसी है, ऋणात्मक है और y अक्ष कैसी है, वो भी ऋणात्मक है। तो इसीलिए बच्चों इसका x निर्देशांक भी ऋणात्मक होगा और y निर्देशांक भी ऋणात्मक होगा। ठीक है, x निर्देशांक भी ऋणात्मक होगा और y निर्देशांक भी ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो यानी कि अगर कोई भी बिंदु ऐसा है जैसे कि -2, -4, तो यहां पर क्या है, यहां पर x निर्देशांक भी ऋणात्मक है, y निर्देशांक भी ऋणात्मक है, तो ये कहां पर होगा बच्चों, ये बिंदु तुम्हारा तीसरे चतुर्थांश में होगा। और अब बात करते हैं लास्ट चतुर्थांश की, तो वो है चतुर्थ चतुर्थांश। तो यहां पर x अक्ष कौन सी वाली आ रही है, x अक्ष आ रही है तुम्हारी धनात्मक वाली और y अक्ष कौन सी वाली आ रही है, ऋणात्मक वाली। तो इसका x निर्देशांक जो है वो धनात्मक होगा, y निर्देशांक जो है वो ऋणात्मक होगा। तो भैया चौथे चतुर्थांश में जो बिंदु हैं वो प्लस कॉमा माइनस के रूप के होंगे। ठीक है, अब आप खाली बिंदु को देखकर, ठीक है, बता सकते हो कि वो कौन से चतुर्थांश में है या वो कौन सी अक्ष पर किस साइड है। ठीक है, तो भैया ये तुम्हारे आज की क्लास का पूरा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, कॉन्सेप्ट वाला पार्ट हमने कवर कर लिया है, सारी चीजें जो तुम्हें कॉन्सेप्ट में पढ़नी थी वो मैंने बता दी हैं। अब सीधा हम चलेंगे क्वेश्चंस पर। ठीक है, ये जो चीजें यहां पर लिखी हुई हैं, ठीक, वो सब मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो इंपॉर्टेंट, तुम्हारे ये जो 2 पेज है ना, इन 2 पेज में तुम्हारा पूरा चैप्टर है। ये जो 2 पेज है, एक तो ये वाला पेज और एक ये वाला पेज, इन 2 पेजेस में तुम्हारा पूरा चैप्टर है, इन 2 स्लाइड्स में पूरा चैप्टर है। ठीक है, आ जाओ भाई। अब जैसे कि ये है, यहां पर तुम्हें पी के निर्देशांक निकालने हैं, तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले पी से एक्स अक्ष पर लंब डालो, कहां पर काट रहा है, 4 पर, तो एक्स निर्देशांक हो गया 4। पी से वाई अक्ष पर लंब डालो, कहां पर काट रहा है, 3 पर, तो इसका वाई निर्देशांक हो गया 3। तो बिंदु पी के निर्देशांक हो गए 4, 3। बिंदु क्यू के निर्देशांक निकालने हैं तो क्या होंगे,
इससे एक्स अक्ष पर लंब डालो तो कितना, कहां पर काट रहा है, -6 पर, तो -6। वाई अक्ष पर लंब डालो, कहां पर काट रहा है, -2 पर, तो -2। -6, -2। तुमसे कोई पूछ ले कि बताओ यहां पर बिंदु M के निर्देशांक कितने हैं, ये रहा बिंदु M। तो बिंदु M एक्स अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर हमेशा y निर्देशांक 0 होता है, और इसका x निर्देशांक क्या होगा, जहां पर ये किसे काट रहा है, तुम्हारा एक्स अक्ष को काट रहा है, तो 4 पर काट रहा है, तो x निर्देशांक हो गया 4 और y निर्देशांक 0। बिंदु N के निर्देशांक, तो देखो भाई ये कहां पर स्थित है, y अक्ष पर स्थित है। हम जानते हैं y अक्ष पर बिंदु की y अक्ष से दूरी कितनी होगी, 0 होगी, यानी कि x निर्देशांक 0 होता है y अक्ष पर, ठीक है। और इसका y निर्देशांक क्या हो जाएगा, जहां पर ये y अक्ष को काट रहा है, तो ये है 3, तो 0,3 n के निर्देशांक हो गए, ठीक है। बिंदु R के निर्देशांक कितने होंगे, तो ये फिर से x अक्ष पर है, x अक्ष पर कहां पर है, -6 पर काट रहा है x अक्ष को, ये रहा, और इसके y निर्देशांक 0 होगा, सीधी सी बात। बिंदु S के निर्देशांक, तो इसका x निर्देशांक हो जाएगा 0, क्योंकि y अक्ष पर है, और y निर्देशांक कितना होगा, जितना यहां पर ये y अक्ष को काट रहा है, यानी कि -2, तो 0, -2। तो इस तरीके से तुम किसी भी दिए गए बिंदु के निर्देशांक निकाल सकते हो, किसी भी दी गई बिंदु की स्थिति पता लगा सकते हो तल में। इन्हीं निर्देशांकों का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों तुम्हारा, कहां पर, इन्हीं निर्देशांकों का इस्तेमाल किया जाता है तुम्हारा किसी भी प्लेन की पोजीशन पता लगाने के लिए, जो हवाई जहाज होते हैं उनकी पोजीशन पता लगाने के लिए, या फिर तुम्हारा कभी मैप में जो वो डॉट दिखाता रहता है, तुम अगर कभी मैप में जाओगे, अगर तुम कभी मैप में जाओगे और वहां पर रेंडमली किसी लोकेशन को सिलेक्ट करोगे, कोई पार्क वार्क की लोकेशन सिलेक्ट करना, तो वहां पर वो तुम्हें क्या दिखाएगा, उस पार्क की लोकेशन दिखाएगा, उस पार्क को एक बिंदु बनाकर दिखाएगा, जो कि तुम्हारा क्या होगा, और उसके वो क्या दिखाएगा, वो निर्देशांक दिखाएगा। अगर उस पार्क का कोई नाम नहीं है तो उसके वो निर्देशांक दिखा देता है, ठीक है। तो जैसे तुमने मूवीज वगैरह में देखा होगा ना कि पुलिस वाले लोकेशन का पता लगाते हैं कैसे, निर्देशांकों की सहायता से, तो वो ऐसे ही होता है, वहां पर वो निर्देशांक बता देता है, ठीक है, और वो अपने सिस्टम में डालते हैं, सिस्टम में डालकर उन्हें पता लगता है अच्छा ये यहां पर है, ठीक है। तो ये होता है, ठीक, क्लियर हो गई बात। चलो भाई, तो अब जो जो चीजें मैंने ऑलरेडी पढ़ा दी हैं वही लिखी हुई हैं। भुज क्या होता है भैया, एक्स निर्देशांक को भुज कहते हैं। कोटि क्या होता है, वाई निर्देशांक को कोटि कहा जाता है, ठीक है। निर्देशांक क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट, यानी कि हमारे क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, जब आप भुज और कोटि को, एक्स और वाई को, यानी कि एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक को लिखते हो एक सीक्वेंस में और उसके बाद ब्रैकेट को कर देते हो बंद, तो आपके पास बनते हैं आपके निर्देशांक। तो ध्यान रखना हमेशा निर्देशांक जो है वो x, y के रूप में लिखे जाएंगे, y, x के रूप में नहीं लिखे जाएंगे, ठीक है। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, कभी भी x, y और y, x एक बात नहीं है, ठीक है। यानी कि अगर कहीं लिखा हुआ है 2,3 और 3,2, तो ये दोनों एक बिंदु नहीं है, ये दोनों अलग अलग बिंदु हैं, ठीक है। आप अगर देखोगे तो 2,3 और 3,2 दोनों अलग अलग बिंदु हैं, अगर हमने कहीं दर्शाए हैं तो यहां पर दर्शा देता हूं, जैसे कि 1,2 बिंदु ये है, लेकिन अगर तुम 2,1 बिंदु दर्शाओगे तो वो कहां पर आएगा, ये वाला बिंदु है 2,1, ठीक है। तो ध्यान रखना आपका 1,2 अलग बिंदु है, 2,1 अलग बिंदु है, यानी कि आपका अगर किसी बिंदु के निर्देशांक x, y हैं तो तुम उसे y, x नहीं लिख सकते, ठीक है। वो दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज है, ठीक। तो हमेशा ध्यान रखना कभी भी किसी बिंदु को अगर तुम लिख रहे हो तो उसमें पहले आएगा x निर्देशांक, यानी कि पहले आएगा भुज, यानी कि पहले आएगा तुम्हारा क्या, बिंदु की y अक्ष से दूरी, ठीक है। उसके बाद आएगा y निर्देशांक, यानी कि तुम्हारी कोटि, यानी कि बिंदु की x अक्ष से दूरी, ठीक है। चलो भाई आगे देखो, आगे इसके बाद वही चिन्ह परिपाटी है कि भैया अगर बिंदु पहले चतुर्थांश में है तो उसका जो बिंदु होगा वो कैसा होगा, वो प्लस प्लस का होगा, क्योंकि पहला चतुर्थांश धनात्मक x अक्ष और धनात्मक y अक्ष से बना है, ठीक है। अगर बिंदु दूसरे चतुर्थांश में है तो वो कैसा होगा, उसका x निर्देशांक माइनस का, y निर्देशांक प्लस का होगा, क्योंकि वो धनात्मक, वो ऋणात्मक x अक्ष और धनात्मक y अक्ष से बना है, ठीक है। इसके बाद तीसरे चतुर्थांश में दोनों ऋणात्मक होंगे, क्योंकि ऋणात्मक x अक्ष और ऋणात्मक y अक्ष से बनी है। और चौथे चतुर्थांश में x निर्देशांक प्लस का, y निर्देशांक माइनस का होगा, क्योंकि वो धनात्मक x अक्ष और ऋणात्मक y अक्ष से मिलकर बनी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूं, बस ये यहाँ पर लिखित में लिखी हुई है, मैंने ऑलरेडी तुम्हें समझा दी है, आई होप अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। सीधा चलते हैं हम किस पर, अब बात कर लेते हैं देखो क्वेश्चंस पर। तो हमें इस डायग्राम को देखकर कुछ क्वेश्चन के आंसर देने, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है। तो बिंदु बी का भुज और कोटि क्रमशः इतने और इतने हैं, तो बिंदु बी के निर्देशांक, बिंदु बी कहां है, देखो भाई बिंदु बी ये रहा,
बिंदु बी का भुज क्या होगा, इसका एक्स निर्देशांक। एक्स निर्देशांक कैसे निकलता है भैया, एक्स अक्ष पर लंब डाल दो, तो एक्स अक्ष को ये कहां पर काट रहा है, 4 पर काट रहा है, तो एक्स निर्देशांक हो गया 4। वाई निर्देशांक निकालने के लिए वाई अक्ष पर लंब डाल दो, वाई अक्ष को ये काट रहा है 3 पर, तो वाई निर्देशांक हो गया 3, 4,3। ठीक है, तो इसका भुज कितना हो गया भैया, भुज हो गया 4, भुज हो गया 4 और कोटि हो गई 3, तो बिंदु बी के निर्देशांक हो जाएंगे भुज कॉमा कोटि यानी कि 4,3। पहले क्वेश्चन का आंसर हमारे सामने है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिंदु एम के एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक क्रमशः कितने और कितने हैं, अतः बिंदु एम के निर्देशांक। तो देखो बात वही है, चीज वही है जो पिछले सवाल में पूछी थी, वही इस सवाल में पूछी है, बस नाम बदल दिया। पहले भुज और कोटि के टर्म में बात कर रहा था, अब एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक के टर्म में बात कर रहा है। तो देखो भैया क्या आ जाएगा यहां पर, ये रहा बिंदु एम के निर्देशांक। देखो बिंदु एम के निर्देशांक निकालने के लिए सबसे पहले एक्स निर्देशांक के लिए एक्स अक्ष पर एक लंब डालेंगे, एक्स अक्ष को कहां पर काट रहा है, -3। वाई अक्ष को कहां पर काट रहा है भैया, वाई अक्ष को काट रहा है 4 पर, तो -3,4 हो गए। तो इसका एक्स निर्देशांक कितना हो गया, एक्स निर्देशांक हो जाएगा हमारा -3 और वाई निर्देशांक हो जाएगा 4, अतः बिंदु एम के निर्देशांक होगा -3,4। सीधी सी बात। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलो अब आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन देखते हैं सीधा। ठीक, तो कह रहा है कि किसी बिंदु के निर्देशांक 4,7 हैं तो इसका भुज होगा। आंसर बताओ कमेंट में। इजी है, ए बी सी या फिर डी, कौन सा विकल्प सही होगा। अगर किसी बिंदु के निर्देशांक 4,7 है तो इसका भुज होगा। तो हमें पता है भुज क्या होता है, भुज होता है हमारा किसी बिंदु का एक्स निर्देशांक। भुज क्या होता है, किसी बिंदु का एक्स निर्देशांक, और इसका एक्स निर्देशांक कितना है, 4। तो विकल्प नंबर ए 4 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि किसी बिंदु की एक्स अक्ष से लंबिक दूरी 3 इकाई है। ठीक है, यानी कि बिंदु की एक्स अक्ष से लंबवत दूरी दे रखी है। एक्स अक्ष से लंबवत दूरी क्या होगी, इसका वाई निर्देशांक। एक्स अक्ष से लंबवत दूरी क्या होती है, वाई निर्देशांक। ये कितनी है, 3 इकाई है, और वह बिंदु एक्स अक्ष के नीचे है। तो यानी कि इसकी एक्स अक्ष से लंबिक दूरी दे रखी है 3 इकाई। ठीक है, और क्या है, ये तुम्हारा एक्स अक्ष से नीचे की तरफ है, तो बिंदु का वाई नियामक क्या होगा। तो भैया देखो बिंदु एक्स अक्ष से नीचे की तरफ है, तो सीधी सी बात है वो कहां पर होगा, वो ऋणात्मक वाई अक्ष पर होगा, यानी कि वाई नियामक होगा -3। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों देखो इसके साथ हमारी जो क्लास है, ठीक है, उसे हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। ठीक, अपनी इस क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, है ना। तो आज की क्लास में हमने जो निर्देशांक ज्यामिति वाला टॉपिक है वो अच्छे से कवर कर लिया है। ठीक है, पूरा का पूरा टॉपिक हमने अच्छे से कवर कर लिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। ठीक है, अगली क्लास में निर्देशांक ज्यामिति पर आधारित कुछ और सवाल देखेंगे, और एक टॉपिक बचा है, बस एक टॉपिक। तो अगली पूरी क्लास क्वेश्चन पर ही होने वाली है। ठीक है, अगली पूरी क्लास क्वेश्चन पर ही होगी। आज की क्लास में हमने, अगर हम बात करें तो 2 मिनट की समरी में हमने क्या बात कर ली है, हमने बात कर ली है कि भैया चतुर्थांश क्या होते हैं, अक्ष क्या होती हैं, ठीक है, निर्देशांक अक्ष क्या होती हैं। तो एक बार वो जो 2 स्लाइड्स हैं उन्हें ढंग से तुम ऑब्जर्व करके समझ लोगे, तुम्हारा पूरा का पूरा काम हो जाएगा। आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, मैं तुमसे मिलता हूं सीधा नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सारे बालक अपना ध्यान रखो, पढ़ाई लिखाई करते रहो। ठीक है, टेक केयर, टाटा और बाय बाय।